वेदोक्तविधिना सम्यक् सम्पूर्णफलसिद्धये पूजयेत् परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुत्तमम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। इधर मैंने जो परसों कार्यक्रम बनाया था कि क्या कार्यक्रम बनाया था, आचार्य वाराह मिहिर के सिद्धांत मैंने बताए थे जो प्रत्येक कुंडली पे आवश्यक रूप से लागू होना चाहिए। और कल मैंने एक कार्यक्रम बनाया था पति और पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी और मृत्यु के 10 संकेत कैसे हैं और सूर्य के साथ आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनका प्रतिफल क्या है। मृत्यु के 10 संकेत बाई नकुल पाराशर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा और वो मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है। अब ये तो याद नहीं है कि कौन से प्लेलिस्ट में, पर महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में ही शायद होगा, वो होगा तो मैं आगे उसको बना भी दूंगा। पर बात आज जो विषय लेकर के आया हूँ ये बड़ा ही ज्योतिषीय है और इसको ज्योतिष के बहुत सारे आचार्यों ने, आचार्य वैद्यनाथ ने भी इस पे बहुत अच्छी परिभाषा इसकी लिखी है, जो विषय मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सर्वार्थ चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि आदि, जातक परिजात आदि जितने भी ग्रंथ हैं ज्योतिष के, ये प्रामाणिक ग्रंथ हैं, आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें से एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि अब किसी भी जातक का जो जन्म होगा व्यक्ति का, वो या तो 1, 4, 7, 10 से होगा, मतलब मेष से लेकर के मीन राशि तक के कोई ना कोई अंक उसके जन्म कुंडली के लग्न में लिखे रहेंगे। लग्न मतलब जन्म के समय पे पूर्व दिशा में जो राशि उदीयमान हो रही थी उसे ही लग्न कहते हैं। वो संपूर्ण शरीर है उसका, है ना। संपूर्ण शरीर के बारे में अगर हमें चर्चा करनी होगी तो हम लग्न देखेंगे, और शरीर के विभिन्न अंग और अवयवों की चर्चा करनी होगी तो हम विभिन्न भावों से उसके एक एक अंगों का निरूपण करते हैं। क्लियर है? यहां तक बात आती है कि जब जन्म कुंडली में किसी भी जातक का जन्म, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल सन्निकट बैठिए इत्मीनान से पूरा एकदम। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न में अगर 1, 4, 7, 10 ये संख्या लिखी हो तो ये चर प्रकृति का लग्न हो जाएगा। मतलब 1 मेष राशि, कर्क राशि, 7 तुला राशि और मकर राशि 10 नंबर। उसी तरीके से 2, 5, 8 और 11 यानी कि वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां होती हैं। और फिर होती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वाभाविक राशियां हैं। द्विस्वाभाविक राशियों का अर्थ होता है कि न तो वो चर हैं न तो वो स्थिर हैं, मतलब दोनों ही हैं। अब उस जातक के ऊपर से दोनों का ही प्रभाव मिलेगा, मतलब वो चंचल भी होगा और वो स्थिर भी होगा। और जो ये ऊपर वाली राशि है ये चलायमान है, चंचल राशि है, चर प्रकृति की राशि है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शास्त्रकार यहाँ उदाहरण देते हैं कि अगर वो रिश्तेदारी में जाएगा तो तुरंत आ जाएगा, और जो स्थिर वाली है वो जाएगा, अगर लड़का अगर रिश्तेदार में जाएगा तो वहाँ रुक जाएगा, और द्विस्वाभाविक वाला है वो वहाँ की परिस्थिति देख करके तब रुकेगा और तब आएगा। इसको आप ऐसे सामान्य घटना में ऐसे जोड़ सकते हैं। विचारणीय विषय जो मैं लेकर के उपस्थित हूं कि मेष लग्न की कुंडली, कर्क, तुला और मकर राशि की कुंडली अगर लग्न में बन जाए, मतलब चर प्रकृति की राशि, तो एकादशवां, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही इस कार्यक्रम का मूल बिंदु है कि अगर मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि की कुंडलियां लग्न में बन जाती हैं या राशि बन जाती है, कोई एक ही बनेगा, तो एकादशवें भाव में जो राशि बनेगी या एकादशवें भाव में जो ग्रह बैठेगा, अब मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बनती है और बुध यहां बैठ जाते हैं, क्लियर है, तो ये बुध अब उस जातक को बाधाओं के साथ परिणाम देने वाले ग्रह बनेंगे, क्योंकि चर प्रकृति यानी कि 1, 4, 7 और 10 अगर लग्न में राशि बन रही होगी तो एकादशवें भाव में बैठा हुआ ग्रह बाधक ग्रह के रूप में अपना फल देगा, बाधाओं के साथ देगा। अब वो किस चीज में बाधा देगा? तो बुध इंटेलिजेंस के कारक होते हैं,
बुद्ध बुद्धिमता के कारक होते हैं, बुद्ध कृतज्ञता के कारक होते हैं, बुद्ध व्यक्ति में वाचाल, व्यवसाय, भगवत भक्ति, है ना, इन सभी चीजों के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, है ना। तो इन स्नायु मंडल के कारक होते हैं, नर्वस सिस्टम पूरा उनके ऊपर ही केंद्रित होता है। तो ये बुध ग्रह अब उस जातक की कुंडली के लिए, चूंकि एकादशवां भाव बाधक भाव होगा, सभी लग्न की कुंडली के लिए नहीं, सिर्फ 1, 4, 7, 10 अगर लग्न में लिखा हो तो, कोई एक राशि अगर लग्न में बनेगी और यहां जो ग्रह बैठेगा, मैंने बुध को परिभाषित किया उदाहरण में, आप गुरु को बिठा दीजिए, शनि को बिठा दीजिए, मंगल को बिठा दीजिए, चंद्रमा को बिठा दीजिए, सूर्य को बिठा दीजिए, ये सारे ग्रह अब वहां बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। और इसमें एक बात और भी याद रखनी होगी कि यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई शुभ ग्रह है तो उसकी बाधा कारक स्थिति कमजोर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो शुभ ग्रह है फिर भी बाधा से युक्त होता हुआ ही परिणाम देगा। वो पापक ग्रह है फिर भी वो भी उतना ही बाधक होगा जितना कि कोई शुभ ग्रह है। कोई शुभ ग्रह है वो भी उतना ही बाधा उपस्थित करेगा जितना कोई पापक ग्रह है। भाव अगर खाली है तो वो भाव का जो अधिपति ग्रह है वो बाधकेश नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अगर एकादशवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो यह बहुत अच्छी बात है कि एकादशवें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा। इसका अर्थ है कि उस कुंडली के लिए जो चर प्रकृति की कुंडली बनी थी उसके लिए एकादशवें भाव के स्वामी बाधकेश नहीं होंगे, वहां बैठा ग्रह बाधकेश होता है, कोई भी स्वामी नहीं। मतलब अगर मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो यहां के स्वामी शनिदेव बनते हैं, अगर शनि यहां बैठेंगे तो ही बाधा देंगे, नहीं बैठे रहेंगे और वहां अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वो ग्रह या वो भाव अब बाधकेश नहीं होगा। वो होगा जरूर, वो परिभाषा है तो बनेगा ही, वो बाधा उपस्थित करेगा, लेकिन कोई ग्रह नहीं बैठा है, इस वजह से वो बाधा में उसकी गणना नहीं होगी, वो बाधकेश नहीं कहा जाएगा। बाधकेश कहा जाएगा एकादशवें भाव का स्वामी, पर वो अपनी दशा में या जीवन में कभी भी वो बाधा उपस्थित नहीं करेगा, बैठा हुआ ग्रह ही बाधा उपस्थित करेगा। मूलतः मैं इसीलिए आप लोगों को कार्यक्रम बना रहा हूं, क्योंकि जो मैं कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण का करता हूं, जो पारासर पॉडकास्ट का मेरा चैनल है, उसमें मैं लगभग हर बार इन ग्रहों के बारे में परिभाषा देता हूं कि ये इस कुंडली की, ये चर प्रकृति की कुंडली है, ये स्थिर प्रकृति की कुंडली है और ये द्विस्वाभाविक कुंडली है, तो इसमें इस भाव के स्वामी बाधकेश होंगे। पर यह बात याद रखनी होगी कि बाधकेश है, लेकिन वो अगर नहीं बैठा है तो बाधकेश नहीं होगा। वहां कोई भी ग्रह बैठेगा तो भाव बाधकेश होता है, भावेश बाधक नहीं होते। आप समझ रहे होंगे, एकादशवां भाव बाधक है, नवां भाव स्थिर राशि की अगर कुंडली मान लीजिए लग्न में बन जाती है 2, 5, 8, 11, उस भाव में लग्न में अगर स्थिर राशि बनती है, मान लीजिए 2 राशि बन गई 5, 8, 11, और इस राशि की कुंडली अगर लग्न में बन जाती है तो फिर ये नवम भाव, स्थिर लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव में बैठे ग्रह बाधक होंगे, नवम भाव बाधक होगा, नवमेश बाधक नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं ना। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली में यहां पे कोई ग्रह बैठ गया तो वो अब बाधा देगा, तो किस क्षेत्र में बाधा देगा? अपने क्षेत्र में। गुरु अगर मान लीजिए नवम भाव में बैठेंगे और स्थिर लग्न की कुंडली बनती है, मान लीजिए मैं चर की बात कर चुका हूं, तो अब स्थिर की बात अगर करूंगा तो स्थिर लग्न की कुंडली के लिए नवां भाव अगर बाधक बनेगा तो इसमें बैठा ग्रह बाधकेश होगा, बाधक बनेगा। बाधकेश 2 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहां पे जो अंक लिखेगा, और अगर यहां कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वो भाव बाधक भावों से कह सकते हैं कि वो अपना एक अच्छा परिणाम देने लगेगा, या उसके बाधक उपस्थिति जो बाधक जो बन रहा था वो अब बाधक नहीं रहेगा। यहां बैठा ग्रह ही बाधकेश होता है, बाधक होता है, बाधकेश नहीं बाधक होता है। मतलब अपनी दशा काल में कहें या तो फिर जीवन में अगर गुरु बैठेंगे तो पुत्र सुख में वंचित करेंगे, पुत्र के सुख में परेशानी करेंगे, उच्च शिक्षा में बाधा देंगे। कई बार संतान के बाद आपको जीवन का जितना भी सुख होता है, आप जो भी जानते हैं, धर्म का सुख हो, जो भी सुख होता है, गुरु जिन जिन चीजों के कारक होते हैं उन क्षेत्रों में उस जातक को बाधा देंगे। कोई नहीं बैठा तो बाधा नहीं है, कोई बैठ गया तो वो अपने कारक क्षेत्र और उस भाग्य की, उस भाव की बाधा देंगे, उस भाव में बाधा देंगे। अगर गुरु यहां बैठेंगे तो भाग्य में भी बाधा देंगे, संतान में भी बाधा देंगे, और गुरु जिन जिन चीजों के कारक होते हैं उन चीजों के भी बाधा देंगे।
उसी तरीके से अगर मान लीजिए सप्तम भाव की बात अगर करते हैं तो मान लीजिए यहां पे स्थिर प्रकृति और चर प्रकृति को बात मैंने कर ली, और द्विस्वाभाविक लग्न की अगर कुंडली बनती है तो उसके लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है, मतलब उसके जीवन में बाधाएं देगा, पर यहां बैठा ग्रह ही बाधा देगा। भावेश बाधक होते हैं, भाव का स्वामी। मान लीजिए 3 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहां पे जो भी अंक लिखेगा 9 नंबर लिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर यहां गुरु बैठेंगे तो वही दाम्पत्य के सुख में, काम भाव में, पति पत्नी के साथ, व्यापार में, डेली रूटीन में, अब वो जिन जिन चीजों के कारक होते हैं और ये भाव जिन चीजों का विचार करवाता है उन क्षेत्रों में वो गुरु ग्रह बाधा देंगे। समझ रहे हैं ना। अब ये भाव अगर खाली होगा तो वो भाव बाधकेश भले है, ग्रह नहीं बैठा है तो वो बाधा नहीं उपस्थित करेगा। भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठना चाहिए। क्लियर है। इसमें और भी 2-3 सिद्धांत हैं जो और भी ज्यादा गूढ़ हैं, जो मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। पर फिलहाल मैंने आप लोगों को बात क्या बताई कि मेष, वृष और मिथुन चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडलियों के लिए, तो चर प्रकृति की कुंडली के लिए एकादशवें भाव में बैठे ग्रह बाधकेश होते हैं, बाधा देते हैं। स्थिर प्रकृति की कुंडली के लिए 9वें भाव के स्वामी बाधकेश होंगे, लेकिन बैठेंगे तब वो ग्रह बाधा देगा, अगर खाली है तो बाधा नहीं देगा। और द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली के लिए 7वां भाव बाधक होता है, लेकिन उसमें कोई ग्रह बैठना चाहिए। राहु अगर बैठे तो भी वो बाधा देंगे, केतु, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि कोई भी ग्रह बैठेंगे तो वो बाधा उपस्थित करेंगे। इसमें और भी एक सिद्धांत है जिसके लिए एक अन्य वर्ग चार्ट की आवश्यकता होगी, जो दृष्कांत चक्र कहा जाता है। तो मैं उसको एक दिन इसी बोर्ड पे बना के एक तरफ लग्न कुंडली, एक तरफ दृष्कांत चक्र बना दूंगा, उसके बाद उस पर समझा दूंगा। पर फिलहाल के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए ये इतना काफी है। क्लियर है। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता है कि शिव लिंग की पूजा करने से पहले अपने माथे पे, अपनी भुजाओं पे निश्चित रूप से भस्म धारण करना ही चाहिए। और भस्म कैसे बनाया जाता है मैंने इस पे पूर्व में बता रखा है। इसी शिव पुराण के सेशन में मैंने बताया था कि बिल्वपत्र की लकड़ी हो, उसको जला करके गाय के उपले के साथ घी में जला करके उसका जो भस्म तैयार होता है, उसकी जो राख बच जाती है वही भस्म है ना। तो उसको लगा करके तब पूजा करना चाहिए, शिव जी की पूजा। रुद्राक्ष निश्चित रूप से शिवलिंग की पूजा करते समय आवश्यक होती हैं ये दोनों बातें। एक आपके मस्तक पे भस्म होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, तभी आपको उसका पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होता है, अन्यथा वो कमजोर या निष्फल हो जाता है। क्लियर है। ये कार्यक्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं कमेंट में भी बता दूंगा। क्लियर है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।